हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआईबी की। पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुने। इस पूरे वीडियो में जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे, जो गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है, संबंधित एजेंसी है, जो कि न्यूज़ या कोई डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है या उसके मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कोई जजमेंट डिसीजन आता है या कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट होता है, वो सारा कुछ जो रिलीज़ होता है और जिसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है चूँकि, तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो यहीं से रिपोर्ट्स और न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? ये एक्चुअली जो भी एस्पायरेंट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिसका सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स या फिर स्टेट के जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, यूपी, बिहार, जो भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हो आप, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इम्पोर्टेंट है। आने वाले अक्टूबर महीने में जो आप सीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। चूँकि आप जो करंट अफ़ेयर पढ़ते हैं, वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी कहीं न कहीं यहीं से ली जाती है। बट अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो इसके वेबसाइट पर पब्लिश होती है, चूँकि डेली पब्लिश होती है, तो जो नॉर्मल एस्पायरेंट है, उसको बहुत वक़्त लग जाता है। सबसे पहले उसको प्रॉब्लम आती है कि वो न्यूज़ ढूँढनी पड़ती है कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं। सेकंड प्रॉब्लम आती है कि उसका व्हाट, वेयर एंड व्हाई पता करना पड़ेगा आपको अदर साइट्स पर जाकर, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल आपको कई बार नहीं मिल पाती है। तीसरी समस्या आती है कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन बनता कैसे? अगर आपको कोई रिपोर्ट मिल जाती है, अगर आपको कोई बता देता है ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये एक सबसे बड़ा एक सवाल है, ये प्रश्न है कि किसी भी न्यूज़ या रिपोर्ट से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा तब तक आप उस क्वेश्चन के ऊपर कमांड हासिल नहीं कर सकते और जिस दिन आपको ये आ जाएगा कि क्वेश्चन बनता कहाँ से है, न्यूज़ में से क्वेश्चन बनता कैसे है, तो आप बहुत ईज़िली न्यूज़ को ग्रैस्प करना शुरू कर देंगे और उसी जगह से आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ को आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस पूरे वीकली एनालिसिस में मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स तैयार की हैं, उनको पूरा सेट करके दिया है, तो आपको ये निचोड़ यहाँ पर इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो ये आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से और इसके शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठें। बिना नोट करे कोई भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आपको पता रहेगा, मैं बताता रहूँगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं ऑब्वियसली, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट वीकली एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा JNCASAR। JN यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस स्टडी एंड रिसर्च, है ना? उसने एक MOU साइन किया है विद ब्रीद टू स्केल अप टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, टू मेथनॉल एंड अदर यूजफुल केमिकल्स, मतलब बाकी दूसरे जो केमिकल्स हैं, जो यूजफुल केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए, इसको आगे पूरा डिस्कशन करेंगे, पहले सिर्फ आप यहाँ पे देखते चलिए कौन कौन सी न्यूज़ मैंने लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग करा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बायलिंगुअल है, तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी जो वीडियो देख रहे हैं उसको PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा, इस बात का ख्याल रखा गया है। तो ये पहली जो रिपोर्ट है, पहली जो न्यूज़ है, ये GS पेपर 3 के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको सेगमेंट करके यहाँ पर दिया हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जो सेंट्रल जल शक्ति मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने देखो यहाँ पर नागालैंड के मुख्यमंत्री को राज्य में जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पत्र लिखा है, खत लिखा है। तो ये GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ क्या है, ये पूरी जानकारी आपको अभी आगे मिल जाएगी। एनुअल अलॉटमेंट हुआ है 4,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ टू मेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप CSE का एग्जाम देने जा रहे हैं या स्टेट का, उसमें एक क्वेश्चन आना तय मान के चलिए, इस पे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, PMKSY PDMC, उसके तहत उन्होंने फंड भी रिलीज कर दिया है, उसका प्रोसेस में है। ठीक है, ये उसी की हिंदी है कि वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। कुछ राज्यों का फंड जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। और जो चौथी न्यूज़ है वो है नवचार बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी लिखा है, जो हिंदी में ना समझ पा रहे हो, कि CSIR एंड अटल इनोवेशन मिशन ने फिर से एक
इसको बहुत फेमस नाम है ये, अटल इनोवेशन मिशन, आपने सबने पढ़ा होगा। इन्होंने एक साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट टू फोस्टर इनोवेशन इन दी कंट्री, यानी कि जो CSIR के साथ उन्होंने एक साथ करके नवचार बढ़ाने के लिए ये मिशन में साथ आए हैं। और प्रीलिम के लिए भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने ली है कि NCERT यानी कि जो बोर्ड है जिससे आप पढ़ाई करते हैं, कि किताबें भी सुनी होगी आपने, रोटरी इंडिया डिजिटली उन्होंने एक MOU साइन किया है ई-लर्निंग का, जिससे कि ई लर्निंग एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी न्यूज़ यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, न्यूज़ है क्या वो लिखा है कि जो JNCASAR है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, उसने एक तरीके से एक पैचअप किया, एक साइन किया है क्या, टू स्केल अप टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जिससे कि CO2 का एमिशन घट सके। अभी देखिए साइंस और टेक, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे न्यूज़ में है क्या, पहले समझते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब ब्रीफली, इट विल हाईलाइट दी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी योगदान किया जाता है रिसर्च के, यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रयोगात्मक चीज़ें की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। ऑफ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रांसलेटिंग टू द इंडस्ट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक साथ एक तरह से योग बनाया है, और ये यहाँ पर उसके लिए काम करेंगे। यानी कि जो प्रॉब्लम है रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले जानते हैं ये न्यूज़ में है क्यों, ये न्यूज़ में क्यों आया, मतलब क्या रीज़न है इसका। तो जो JNCASAR है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, आप सभी को पता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, उसके टेक्नोलॉजी का जो साइंस एंड टेक का जो डिपार्टमेंट है, उसने एक MOU समझौता, यानी कि ज्ञापन का समझौता साइन किया है ये ब्रीद एंड अप्लाइड साइंसेज के साथ। अ कंपनी, उसी से संबंधित कंपनी है JNCASAR का, क्या करने के लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो टेक्नोलॉजी जो है उनको ट्रांसफर कर सकें उनके लैब स्केल पर, जहां पर वो रिसर्च करेंगे, जिससे कि CO2 का जो एमिशन है उसको कैसे कम किया जाए, किसके परपक्ष में, किसके रिलेशन में, टू मिथेनॉल, जो मिथेनॉल केमिकल है, ये जो गैस CO2, देखो CO2 के ज़्यादा एमिशन होने की वजह से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम बनती हैं, ये सभी को पता है। जैसे हम सभी जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से हम जूझ रहे हैं, या जो उसकी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं CO2 से संबंधित है पूरी तरीके से। आपको पता ही है ग्रीन हाउस गैसेस का। इनफैक्ट इसके लिए भी जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो एक वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। मिथेनॉल एंड अदर यूजफुल केमिकल एंड फ्यूल्स, जिससे कि इनका इस्तेमाल किया जा सके, जो यूजफुल केमिकल्स हैं जिनसे नुकसान कम होगा मानव जाति को। अब बात करते हैं ज़रा हाइलाइट्स की, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है मेंस के लिए। तो ये जो ज्ञापन है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है, इसका जो एम है वो है ईजी बना देना, स्मूथ कर देना ट्रांसलेशन ऑफ द रिसर्च इन द एरिया ऑफ CO2 रिडक्शन। देखो मेन उनका कार्य ये है, मेन उनका फोकस है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एमिशन, यानी कि उसका जो वो जो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारे एनवायरनमेंट में, उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आपको ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस का इफेक्ट आपको पढ़ा ही होगा आपने, कि जो CO2 वापस नहीं जा पाता, यहीं रह जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, वो किस तरीके से हमें कार्बन एमिशन होने की वजह से किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, और मानव जाति उससे किस तरीके से आहत हो रही है, ये जानकारी बहुत बेसिक जानकारी में आती है। और फिर केमिकल जो यूजफुल केमिकल्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल बढ़ाया जाए, उनको कैसे लाया जाए, और जो फ्यूल्स हैं फ्रॉम द लेबोरेटरी स्केल टू पायलट स्केल इकोनॉमिकली, मतलब कैसे उसको आर्थिक रूप से समन्वय बनाते हुए उसको साझा किया जाए, और उत्पादन यूजफुल केमिकल्स का बढ़ाया जाए लेबोरेटरी से, जिससे कि CO2 पे रोक भी लगाई जा सके, और उसके समकक्ष कोई ऐसा केमिकल भी बनाया जाए जिसके उत्पादन से मानव जाति को, पूरे विश्व को फायदा हो और नुकसान कम से कम हो, और ये इकोनॉमिकली हो पाए। और दूसरा पॉइंट है, इट विल हाईलाइट द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको पहले ही बताया मैंने कि जो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो उनका योगदान है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो ट्रांसलेट करना है टू इंडस्ट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रीन्यूएबल एनर्जी। मैंने अभी बताया था आपको, जो ऐसी एनर्जीज जो ख़त्म नहीं हो रही हैं, जिनका यूज़ दोबारा किया जा सकता है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ख़त्म करने का। इट विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी
जन्म देने में कहीं न कहीं ये हेल्पफुल होगी और इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब वो चूँकि आपने ये नाम जो देखा ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज़ के साथ यहाँ पर जुड़कर वो काम करेंगे, तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देंगे। फिर जो ये ज्ञापन है इज़ इम्पोर्टेंट एज़ द कन्वर्जन ऑफ CO2। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि CO2 का कन्वर्जन जो है किसमें? टू क्लीन फ्यूल्स सच एज़ मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है वो कहीं न कहीं वो उतना हानिकारक नहीं होगा। किस दृष्टिकोण से? मानव की यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके दृष्टिकोण से, जो जानवर हैं उनके दृष्टिकोण से। एंड अदर यूजफुल केमिकल्स ऑन द स्केल विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कॉस्ट का भी ध्यान रखते हुए इस बात, जब ये इसको प्रोड्यूस करेंगे और CO2 के एमिशन को घटाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट भी उसमें ध्यान में रखी जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक्सीड कर जाए वो लिमिट और वो महंगा पड़ने लगे और अल्टीमेटली ये हो कि वो लॉस में जा रहे हैं। इज नीडेड मेजर टू एड्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत जो विकास होता है उसको भी एड्रेस किया है, उसी को उससे भी रिलेट किया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, और इसका अर्थ ये होता है कि आप उसमें अपने इकोनॉमिकली अपने आप को वीक ना बना रहे हों, अपने बजट में रहकर कोई अच्छे इनोवेशंस और अच्छी स्कीम्स ला पाएँ और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को बनाए रखें। ठीक है? अब हम लोग पहली न्यूज़ कवर कर चुके हैं, दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है केंद्र जल शक्ति मंत्री। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो केंद्र जल शक्ति मंत्री हैं, वो सिर्फ़ नागालैंड के लिए नहीं, ये काफ़ी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को ये न्यूज़ ये लिखी गई है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें होगा क्या कि राज्य में जल जीवन मिशन यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको लेटर लिखा जा रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हीं के जो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री इन्हीं को लिखा है, ये काफ़ी स्टेट्स के लिखा गया है। इसमें नागालैंड भी है, पंजाब भी है, मणिपुर भी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2, ये किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस जो होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। चलिए जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है पहले, व्हाई? यूनियन मिनिस्टर जो जल शक्ति मंत्री हैं यानी कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अपने लेटर में चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स के हैं उनको एक कंसर्न एक्सप्रेस किया है। उन्होंने एक चिंता जताई है कि जो स्लो प्रोग्रेस हो रही है जल जीवन मिशन की। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर आपको जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जल जीवन मिशन है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से भी आपने पहली वाली न्यूज़ में देखा कि उसमें जो ये ज्ञापन हुआ है JNCSAR का, CASAR का ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज के साथ, वो किस लिए है ये जानना ज़रूरी है। जैसे CO2 को रिड्यूस करना है और मिथेनॉल और अदर यूजफुल केमिकल्स को बढ़ावा देना है, और उसके हाईलाइट के पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया। उसी तरीके से ये जो न्यूज़ है दूसरी वाली, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। उन्होंने अपने चिंता को जताया है और ये बताया है कि स्टेट प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से जल को कैसे मुहैया कराया जाए जिससे कि उनका बेनिफिट हो। अब पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। जो PM है हमारे, उन्होंने अपनी लास्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे बोला भी था, आपने अगर ध्यान से सुना हो, कि स्टेट्स जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जल जीवन मिशन को, विच एम्स टू प्रोवाइड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। अगर पीने का पानी भी सही से नहीं मुहैया कराया जा सकेगा गाँव के क्षेत्रों में, या अलग जहाँ भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तक पानी सही साफ नहीं पहुँच पाता है, तो फिर हमारी तरक्की कैसे होगी? इसके ऊपर बहुत बड़ा एक उन्होंने स्पीच दी थी। थ्रू हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, ठीक है, उन पे टैप लगा करके 2024 तक का ये मिशन है। दिस मिशन इज अ टूल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। अब देखो ये एक बहुत बड़ा हथियार है, एक तरह का ये टूल साबित होगा कि हम किस तरीके से अपने आप में एक सुरक्षा ला पाएंगे, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही साथ टू रूरल विमेन स्पेशली गर्ल्स टू रिड्यूस देयर ड्रजरी, मतलब जो गर्ल्स को, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको साफ पानी यदि नहीं मिलेगा तो जो संबंधित समस्याएं हैं उनसे, उनको भी कैसे रोका जा सकेगा, उस पे भी उन्होंने ध्यान जताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कहीं पर विमेन की बात आ जाती है और गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके हाईलाइट्स क्या हैं ज़रा देखते हैं। जल जीवन मिशन जो कि एनविसेजेस सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, प्रतिदिन 55 लीटर पानी। आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आपको लिखना पड़ेगा तो वहाँ पर ये पॉइंट आप मेंशन करने पे आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपने। एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जो टैप कनेक्शन होते हैं उसके द्वारा अगर यदि 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, ये जल जीवन मिशन की
योजना है बेसिक, कब तक ये बात संभव हो पाए, 2024 तक का टारगेट दिया गया है। तो आपके लिए ये पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जल जीवन फोकस करता है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट लोकल लेवल। तो सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, इंटीग्रेटेड डिमांड का क्या इससे रिलेशन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब होता है जहाँ पर उस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ से वो चीज़ उपज रही है, जो उसके बीच का मझधार है, उस तक वो चीज़ सरलता से पहुँचे और एकजुट होकर उस चीज़ को प्रयोग में लाया जा सके, उसका कंजम्पशन हो सके और सही प्रोडक्ट उस तक पहुँचे। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक रूल होता है, सप्लाई चेन होती है पूरी। और यहाँ इंटीग्रेटेड डिमांड का अर्थ यही है कि जब वो डिमांड आ रही है बार-बार निरंतर और वहाँ पर वो चीज़ सही से मुहैया नहीं हो पा रही है, तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसका भी इससे संबंध हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि उनको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर एक ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ, जो कि सोर्स हैं, जो कि एक तरह से साधन हैं सस्टेनेबिलिटी मेजर्स लेने के, यानी कि जो सतत मेजर्स प्रयास हैं उनको बनाए रखने के लिए वो एक बहुत बेसिक रीजंस हैं, एलिमेंट्स हैं। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे, अगर अगर आपको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है तो आपको एक जगह, एक स्थान चाहिए होगा। यदि आपके पास ऐसे ट्यूबवेल ट्यूबवेल होते हैं जैसे गाँव में, उसी प्रकार से आप अगर रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं बनाएँगे तो कैसे हो पाएगा? दूसरा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे कर पाएँगे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सिस्टम बहुत बेसिक है, या आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में। अन्यथा आपको इसका वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, आप उसकी टेंशन मत लें। फिलहाल पढ़ें मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड वाटर फॉर रीयूज़। जो घर पे यानी कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ होता है उसका रीयूज़ कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि उसका बर्बादी ना होने पाए। और इसकी नॉलेज भी, इसके लिए भी कहीं न कहीं शिक्षण देने की आवश्यकता है, ये भी इस बात पर ज़ोर प्रधानमंत्री ने दिया था। वुड बी अंडरटेकन इन द कन्वर्जेंस विद द अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो इस स्कीम को, जल जीवन मिशन को भी बाकी के जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ के लिए चलाई जाती हैं, देश भर के लिए चलाई जाती हैं, उसी के समकक्ष इस स्कीम को इम्पोर्टेंट बताया है। द मिशन इज़ बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच। मतलब पूरी कम्युनिटी तक ये बात पहुँचे और उनको ये मुहैया कराए, ये स्कीम या मिशन, ये इस बात का ध्यान रखता है। टू वाटर एंड इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन बहुत की कंपोनेंट हैं इसके। इस मिशन में अगर आप उनको शिक्षित, यानी कि आप जल के इस्तेमाल के लिए, यदि उनको 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो वो 55 लीटर का प्रयोग किस प्रकार से करें और कहाँ उस आवश्यकता को पूरा किया। देखो स्वच्छ जल मिलना बहुत बड़ी एक समस्या है। इससे संबंधित अभी कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें लिए हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पर पूरे हो सकें, इस बात का भी बहुत खास ख्याल रखना जरूरी है। तो ये अगर पॉइंट आप कॉपी में लिखते हैं, यानी कि आप जब अपना आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ पर अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं, मिशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर एंड इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी बहुत विस्तृत तरीके से उसमें जो है बात बताई गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की, मतलब उसमें कैसे एजुकेट किया जाए, तो ये बात आपको मार्क्स अच्छे दिला सकती है। फिर उसके बाद जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर। जो जल जीवन मिशन है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जन आंदोलन हो पाए वाटर का, देयर बाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा हो कि आंदोलन, क्या ये कोई ऐसा आंदोलन है जिसमें आपको धरना देना? नहीं, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है ये उसकी प्रायोरिटी क्या है जल की जीवन में, इस बात की इन्फॉर्मेशन लोगों तक, इस बात का जो भिज्ञता है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों के मन में जिज्ञासा जगे कि हाँ, हमें जल को कैसे संरक्षण करना है जल का, और जल का कैसे सदुपयोग करना है दुरुपयोग करने के बजाय, इस बात का वहाँ पर जन आंदोलन होना चाहिए। उसके बाद फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर राइटिंग समय कोट करके इसके मार्क्स भी ले सकते हैं। ध्यान से देखेंगे द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो पैटर्न रहेगा वो 90:10 का रहेगा, यानी कि 90, अगर 100 रुपए लगते हैं तो 90 रुपए केंद्र लगाएगा और 10 रुपए स्टेट लगाएगा। और उसके बाद जो हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप मैप में देख सकते हैं, उनमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी सेम तरीका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है। और जो बाकी के स्टेट्स हैं उसमें 50-50 रहेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई पूछे कि हिमालयन रीजन में जो आते हैं स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न में, यानी कि जो 6 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनमें क्या रहेगा रेशियो, उनमें 90:10 का रेशियो रहेगा। और जो बाकी के नॉर्मल स्टेट्स हैं वहाँ पर 50-50 का रेशियो चलेगा, मतलब 50 स्टेट लगाएगा, 50 सेंटर लगाएगा, और 100% केंद्र लगाएगा यूनियन टेरेटरीज में, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है, इसको भी आप, मैं चाहूँगा कि अपनी कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर जेजे। अभी देखो, अभी हाल ही में इसको आप
देखेंगे कि जल जीवन मिशन के लिए एक उन्होंने कैसे ऑपरेशन मतलब कैसे इसको चलाना है, इसके लिए भी गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी हैं। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड। ये सारे उन्होंने जो अरेंजमेंट है उनका भी खाका तैयार किया है। एक तो नेशनल जल जीवन मिशन एट सेंट्रल लेवल, जो सेंटर पे नेशनल जल जीवन मिशन चलेगा उसके लिए एक खाका तैयार किया है। दूसरा स्टेट पर स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के नाम से चलता है, SWSM, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आप अगर पूरे पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट अलग ही मिलेगा, क्योंकि जब आप आंसर कोट करेंगे मेंस में तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पर लिखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे पॉइंट्स नहीं लिख सकते, आप अपनी तरफ से पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट अगर आप अच्छे पॉइंट लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छे नंबर भी मिलेंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जब जिले के लेवल की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन की बात आ जाती है, DWSM, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसके बाद विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बनाई गई है, जो कि गांव एक तहसील हो गया, फिर गांव के लेवल पर भी होता है। और आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ में क्या है। इस न्यूज़ में आपको यहाँ पर ये न्यूज़ चेंज हो गई है, आप इस वाली न्यूज़ को पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल जीवन मिशन में आई होप यहाँ तक आपको समझ गए होंगे कि बेसिकली जल जीवन मिशन में पूरा है क्या, ठीक है। तो आपको समझाना ये था कि जल जीवन मिशन में पूरी तरीके से सारा फोकस जो है, आपके कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हाईलाइट किए थे, मैंने बताया था। तो बच्चों इस बात को बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे न्यूज़ आप पक्का मान के चलें कि एक्सपेक्ट करें कहानी आनी है। वैसे तो सारी न्यूज़ मैंने इंपॉर्टेंट वाली ही ली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हीं को लिए। अगली न्यूज़ यहाँ पर ली है, एनुअल अलॉटमेंट ऑफ ₹4,000 करोड़ मेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बहुत अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, इस पे रिपोर्ट बनी है। तो ये है क्या? ये कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY का एक एक कंपोनेंट है, उसी का एक सब पार्ट है। तो इसमें 4,000 रुपए का जो सालाना आवंटन है, 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को केंद्र की तरफ से। तो समझते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। इसमें है क्या कि फंड रिलीज टू सम स्टेट्स ऑलरेडी, इसमें काफी को हो गया और कुछ को होगा। ये साइंस और टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जरा समझते हैं इसमें और क्या है। इसमें आगे की न्यूज में ये भी लिखा है कि माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस ऑफ ₹5,000 करोड़ ऑल्सो क्रिएटेड। उन्होंने एक माइक्रो इरिगेशन मतलब इरिगेशन करने के लिए फील्ड वगैरह में एक और अमाउंट घोषित किया है, जो है 5,000 करोड़ रुपए का, नाबार्ड के साथ। नेशनल जो आपको पता है, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट फॉर स्पेशल एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स एंड इंसेंटिवाइजिंग माइक्रो इरिगेशन बियॉन्ड द प्रोविजन अंडर PMKSY PDMC। पहले तो समझो ये न्यूज में है क्या, फिर हम समझते हैं ये पूरा PMKSY है क्या, और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है, लॉजिक क्या है इसका। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर्स जो है, ये डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स का। इस ये वेलफेयर के लिए काम करता है। इसमें क्या इंप्लीमेंट कराया जा रहा है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका फोकस जो रहेगा वो इन्हांस करने पर रहेगा वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब पानी को कितना एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जाए एट फार्म लेवल, जो फार्म्स होते हैं जहां पर, वहां पर थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज में क्या होता है कि जैसे आप पानी का इस्तेमाल अगर बहुत सुनिश्चित तरीके से करेंगे, यदि आप पानी का इस्तेमाल ऐसे बहा बहा के नहीं करेंगे, या पानी को आप व्यवस्थित रूप से करेंगे, तो वो एक माइक्रो इरिगेशन टेक्निक में का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम भी शामिल होते हैं। ज़रा समझते हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर क्या होते हैं। इसमें आप ड्रिप के तहत, मतलब जैसे एक तो तरीका होता है कि आपने पानी किसी टैंकर के द्वारा उसमें जाके पूरा पानी वो डाल दिया, और बाकी जितना पानी जहाँ चाहिए था वहाँ पहुँचा, बाकी पानी नालियों में बह गया। और दूसरा है कि यहाँ पर जो इन्होंने तरीका बताया है वो स्प्रिंकल करने का तरीका, यानी कि आपने देखा होगा कि अभी बागीचे वगैरह में आप गए हो, गया आपके घर में होगा पेड़, तो आपके पास एक स्प्रिंकल करते हैं पानी पेड़ों के ऊपर, ऐसा बौछार जैसी डालते हैं। वो भी उसका एक तरीका उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस करा है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप माइक्रो इरिगेशन टेक्निक नॉट ओनली हेल्प्स इन वाटर सेविंग, ना ही ये केवल पानी को बचाता है ये, बट ऑल्सो इन रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूजेज। जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो क्वालिटी होती है क्रॉप्स की वो भी घटती है। तो वो अगर इस जो ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को अगर आप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इससे आप पानी की बचत करते हैं, साथ ही साथ आप फर्टिलाइजर के यूसेज पे भी आप कटौती कर पाते हैं, जो लेबर के एक्सपेंस को बचाता है और अदर इनपुट कॉस्ट को कम कर देता है। यानी कि ओवरऑल ये बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। समझ आई बात? अब बात कर लेते हैं जरा इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं।
हाइलाइट्स पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड, ये तो हमने पढ़ लिया, 4,000 रुपये उन्हें लगाए, ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये PMKSY जरूर नोट कर लेना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉम्पोनेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट हैव आइडेंटिफाइड द बेनिफिशियरीज टू बी कवर्ड अंडर द प्रोग्राम, उसने जो केंद्र ने बताया है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैव आइडेंटिफाइड द बेनिफिशियरीज, स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, जब सेंटर ने पैसा दिया है 4,000 करोड़ रुपए एनुअल आवंटन किया है, तो उसके हिसाब से बताना तो पड़ेगा किसको पैसा दिया जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये पहचान लिया है। एंड सेड एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेटमेंट एडिंग दैट द प्रोसेस टू रिलीज फंड्स टू सम स्टेट इज ऑलरेडी अंडर द वे, उन्होंने बता दिया चलो ये तो अंडर प्रोसेस है। फिर देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इज इंप्लीमेंटिंग पर ड्रॉप कंपोनेंट विच फोकस, ये हम लोगों ने ऊपरी लाइन पढ़ ली थी। अब आगे देखते हैं, द ड्रिप माइक्रो इरिगेशन टेक्निक नॉट ओनली हेल्प्स इन वाटर सेविंग, तो ये ना केवल पानी को की बचत करता है, बाकी हमें लेबर एक्सपेंस को भी कम कर देता है। उसके बाद 5,000 जो 5,000 करोड़ है हैज बीन क्रिएटेड विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, जो नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके भी संबंध में 5,000 रुपए डाले गए हैं। एंड एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आपको पता है फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही टॉप, एपेक्स मतलब होता है टॉप का इंस्टीट्यूट है ये नाबार्ड। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, इसका फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट द स्टेट्स इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर एक्सपैंडिंग कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन। इसमें जो इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो स्टेट्स को कहीं ना कहीं हेल्प करने में कि वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें और इसके कवरेज को एक्सपैंड करें और फैलाएं माइक्रो इरिगेशन को, मतलब लोगों तक ये जागरूकता फैले, किसानों तक जो इसका इस्तेमाल करेंगे कि माइक्रो इरिगेशन को कैसे बढ़ावा देना है। टेकिंग अप स्पेशल एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, उसमें भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का सहारा लेकर के ये बात निश्चित करें कि पानी का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, और किस प्रकार से हो, तो वो ड्रिप और स्प्रिंकलर जो फैसिलिटी ऊपर बताई थी, ठीक है। तो ये हो गया। टू इंकरेज फार्मर्स टू इंस्टॉल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, उन्होंने ये भी बताया कि जो फार्मर्स हैं वो इसको इंस्टॉल करें, इस बात की भी शिक्षा उन तक पहुंचे। आगे देखते हैं, सो फॉर माइक्रो इरिगेशन फंड्स हैव बीन रिलीज टू आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पर ये खैर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि कितना उन्होंने आवंटित किया है कितना नहीं किया, मगर आप कह सकते हैं कि हाँ ऑलरेडी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ये कर दिया है उन्होंने नाबार्ड के थ्रू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितना किया है। द एरिया कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट इज इतना, आप ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिटेल बताएं कितना एरिया कवर हो गया कितना नहीं हुआ है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपको नाम याद रहेगा तो भी आप बता सकते हैं हाँ यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है। देखो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए नहीं कि आपके स्टेट्स का नहीं है, किसी और स्टेट का है, या CSE में कैसे लिखेंगे, ये इसलिए हो सकता है कि हाँ देखो कहीं ना कहीं ये इंप्लीमेंट हो गया है और ये काम सक्सेसफुली हो पा रहा है, तो ये बताने के लिए एग्जाम्पल में कई बार नाम स्टेट का इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर मेंशन करते समय, मतलब आंसर राइटिंग में। फिर है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 15-16 से 19-20 तक, एन एरिया ऑफ इतना, इन्होंने इतना कवर कर लिया। अब ये उपलक्ष्य, ये जो किसी के उपलक्ष्य में जब उपलब्धि होती है तो वहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि अगर आप सरकार की जो नियमावली है, सरकार की जो स्कीम है, उसमें क्या उपलब्धि पाई है, इसको बताने के लिए कई बार आप ये पॉइंट बता सकते हैं अगर आपको याद रह जाए तो। वैसे मुश्किल होता है थोड़ा ये पॉइंट याद कर पाना कि इतना हेक्टेयर कवर कर लिया है माइक्रो इरिगेशन के थ्रू, बट आप ये कह सकते हैं कि अब बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो गया। अब जरा जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये पर्टिकुलर, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला पॉइंट, तो इसके लिए मैंने कुछ हिंदी के पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। ये सभी बच्चे जो हिंदी में टेस्ट देते हैं, मतलब हिंदी में जो CSE लिखेंगे या जो स्टेट लेवल के, खास करके यूपी के बच्चे स्टेट की डिमांड करते हैं कि सर हिंदी में, तो उनके लिए मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, इनको पढ़ लेना, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा बट थोड़े से पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। सिंचाई समेत सभी क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ रही है, आपको पता ही है सिंचाई, जैसे इरिगेशन जो सिंचाई होती है, उसके अलावा जल की डिमांड हर जगह है, किंतु जल संसाधनों की आपूर्ति सीमित है, उन तक पहुंचाना जल इतना संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी खतरा है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उससे भी बहुत थ्रेट्स हैं, क्योंकि उनसे जल संसाधनों की उपलब्धता और भी कम हो जाएगी, ठीक है, उपलब्धता भी कम हो जाती है, उससे भी दिक्कत बढ़ जाती है। जल स्रोत जो होते हैं, सोर्सेज होते हैं, भूमिगत जल और सतही जल जो ऊपर के लेवल का वाटर है, वो दूषित होने से इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता, ठीक है। फिर बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए जल संरक्षण करने और सभी क्षेत्रों में जल को दूषित होने से बचाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी सभी क्षेत्रों में जल का प्रयोग दक्षता बढ़ाने की भी जरूरत है। सभी क्षेत्रों में जल के मतलब जल इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई,
जल ही जीवन है कहते हैं, तो ये उसके लिए ऊपर यहाँ पर लाइन है। मेरे ख्याल में ये लाइन ऐसी है जो हिंदी भाषी स्टूडेंट यूज़ करके अपने आंसर को सुंदर बना सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं कि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है आपको पता ही है कि मोर देन 70% हमारे पृथ्वी में वाटर है, बाकी जो लैंड है, और उसमें जो 70% जैसे मान लो वाटर है, तो ये मत सोचना कि 70% वाटर वो ड्रिंकेबल वाटर है। आप सभी को पता है उसमें से बहुत ही रेयर परसेंट, मतलब मुश्किल ही से कुछ परसेंट जो है वो पीने योग्य पानी है, जिसमें से लिखा है कि 0.4% ही पूरी दुनिया में हमारी ज़रूरतें पूरी करने का पानी उपलब्ध है, बस। ये जो फैक्ट है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुनिया की 14% जनसंख्या के पास कुल जल संसाधनों का 53% है, जबकि 86% आबादी भारत और चीन को मिलाकर 47% वैश्विक जल संसाधन से काम चलाना पड़ता है। सोचो टोटल का, आप सोचो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। विश्व की 17% आबादी भारत में रहती है, विश्व की 17%, सोचो, लेकिन केवल 4% जल संसाधन उसके हिस्से में आते हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ 4% संसाधन आते हैं और पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है। तो ये इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये आपको पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको मैंने समझा दिया है। अब आगे की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। नवाचार बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को मिला CSIR का साथ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। CSIR एंड अटल इनोवेशन मिशन साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट। जब आप इंटेंशन रखते हो आप किसी को आगे बढ़ाने के लिए, वो लेटर ऑफ इंटेंट होता है। टू फोस्टर इनोवेशन इन द कंट्री। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज़ में है क्यों, पहले ये समझते हैं वाई। ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फोकस करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में, उसके इनोवेशन को आगे बढ़ाने में। इंडस्ट्री एंड नर्चर दी ट्रांस डिसिप्लिनरी लीडरशिप हैज कम टुगेदर। उसके साथ साथ जो समकक्ष एक उसी के संबंधित क्षेत्र का आगे अटल इनोवेशन मिशन, जिसको आप एम के नाम से जानते हैं, अ गोल फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन। जो हमारे यहाँ कल्चर है इनोवेशन का, उसको बढ़ावा मिलता रहे, सतत बढ़ावा मिलता रहे, इसका प्रयास इस एम के द्वारा किया जाता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जब आप किसी चीज को आपके अपना बिजनेस स्टैंड कर पाए, आप उसको चला पाए, या एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है आपके अंदर जग पाए। हैव कम टुगेदर टू कोलैबोरेट इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। टुवर्ड्स प्रोमोटिंग इनोवेशन इन द कंट्री इन वेरियस सेक्टर। अब देखो यहाँ पर काफी सेक्टर्स में इसको बढ़ावा दिया जाता है। किसको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ये किसके साथ होती है? इन्होंने AIM यानी कि अटल इनोवेशन स्कीम मिशन जो है उसके साथ इन्होंने CSIR ने साइन किया। आप CSIR मेरे ख्याल में लॉकडाउन के दौरान, अगर आपने न्यूज़ भी देखी होगी ना, आपने पढ़ने के लिए न्यूज़ नहीं, वैसे भी न्यूज़ चैनल वगैरह देखे होंगे, तो आपने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा CSIR का नाम सुना होगा, क्योंकि यही हमारे यहाँ जो बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत जानी मानी संस्था है जो कि इस तरह के काम करती है। ठीक है, अब इसमें लिखा भी है कि इसका फोकस कहाँ पर होता है, साइंस एंड टेक पर इनेबल करती है इनोवेशन और ड्रिवन इंडस्ट्री को। ठीक है, अब इसके हाईलाइट देख लेते हैं जो आपको बहुत, इसमें जो नीचे के पॉइंट है, खैर वो उन्हें पढ़े नहीं, आप पढ़ लो। इसमें लिखा है कि टुवर्ड्स प्रमोटिंग इनोवेशन द कंट्री, और साइन किसके बीच में किया गया? राजीव कुमार, आपको पता ही है, चेयरपर्सन है। नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत हैं, CEO ऑफ नीति आयोग हैं, और डॉक्टर शेखर मांडे, DG CSIR के, और अदर सीनियर ऑफिशियल भी थे वहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है हाईलाइट में। सपोर्टिंग वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप थ्रू CSIR। वर्ल्ड क्लास का जो एक स्टार्टअप इनिशिएटिव लिया जाए उसको सपोर्ट कर रहा है। इंक्यूबेटर्स अंडर किसके साथ मिलकर, हाथ मिलाकर? अटल इनोवेशन मिशन के इनिशिएटिव एंड जॉइंटली वर्क ऑन द न्यू मॉडल्स ऑफ इनोवेशन। भाई इनोवेशन किस किस तरीके से, नए तरीके से किया जा सके, इस पर ये जोर देते हैं। इंक्लूडिंग सेटिंग अप CSIR इनोवेशन पार्क्स। इनोवेशन पार्क्स भी लगाए जाएं जहां पर लोग आकर देखें और उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखो जरूरी नहीं कि हर बार किताब से इन्फॉर्मेशन मिले। सरकार को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको देखकर भी लोग सीखें, जैसे कि सेमिनार्स वगैरह होते हैं, और आपको पता है कई बार आंचलिक केंद्र वगैरह लोग जाकर सीखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन पॉलिसी फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स फॉर इकोनॉमी टुगेदर कैन बूस्ट। अब साथ में मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे और अपनी इनोवेशन इकोनॉमी इकोसिस्टम को बहुत कहीं ना कहीं मजबूत बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है स्टिमुलेट, बढ़ावा देना इनोवेशन को, रिसर्च को। MSME इंडस्ट्री, अब जैसे MSME इंडस्ट्री यहाँ पर पॉइंट आया, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि जो हमारे देश की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने जितने भी स्कीम चलाई हैं MSME के संबंध में, वो सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना एक बार। अगर आपको लगता है उसकी नीड है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा इस बार, खास करके 2020 में होने वाले एग्जाम्स के लिए। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, MSME इस बार का बहुत हॉट टॉपिक है। इंडस्ट्री बाय CSIR इन कोलैबोरेशन विद अराइज। ठीक है, एक संस्था है
while Arise initiative of AIM works to stimulate innovation and research in MSME industry। अब देखो कि जो अराइज इनिशिएटिव है अटल जो इस मिशन है अटल, आपने यहाँ पे पढ़ा इनोवेशन मिशन है अटल का, अटल जी के नाम पर जो चलता है वो, उसका काम ये है कि हैज़ बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद एमएसएमई वेयर इन मेनी ऑफ इट्स टेक्नोलॉजीज, उनमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनमें एआईएम और सीएसआईआर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, उसमें इसका भी थोड़ा सहयोग था। टुगेदर दे हैव पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एंड स्टिमुलेट एमएसएमई सेक्टर इन द कंट्री, उनके अंदर पोटेंशियल है कि कंट्री में इसके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसको बढ़ावा दे सकते हैं। क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला माइंडसेट होता है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों में, बच्चों में जगाना है स्कूल्स के थ्रू। मतलब ऐसी स्कीम, ऐसी चीजें लाई जाए। देखो कैसे, इन इंडिया थ्रू क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन अटल टिंकरिंग लैब जिज्ञासा, एक लैब जिज्ञासा, इसके बारे में आपने न्यूज में आया था, सुना होगा। देयर इज अ नेचुरल सिनर्जी बिटवीन अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज दैट हैव बीन वर्किंग टू फोस्टर क्यूरियोसिटी। अब लोगों में, बच्चों में जिज्ञासा यदि नहीं आएगी, देखो अगर छोटा कोई बच्चा है, जैसे स्कूल जाता है, पढ़ता है, अगर उसके अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, अगर उसको लेकर उसके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो मैं बता रहा हूँ वो कभी आगे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा या उसको फिर जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो देखो क्यूरियोसिटी जिस चीज में दिखा रहा है, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आज की जनरेशन में अगर बच्चा मोबाइल चलाने की क्यूरियोसिटी दिखा रहा है, तो उसको उस जगह पर आप एकदम से पढ़ाई की तरफ मोल्ड नहीं कर सकते। वो स्कूल में कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि वहां पर उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगे और पूछे सवाल और 10 बार वो जानने की कोशिश करे। वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं उसको इंफॉर्मेटिव एक छात्र बना सकती है। क्रिएटिविटी वहीं से बनती है, इमेजिनेशन उसके यंग माइंड में जग जाता है। स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम जो है वो मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन एक्सपोज्ड। ये साइंस एंड टेक के लिए उनको एक्सपोजर मिले, इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है। द कमिंग टुगेदर ऑफ द टू, इन साथ, दोनों का साथ आने से विल एनहांस द अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, इससे कहीं ना कहीं विकल्प बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए और ये बढ़ावा मिलेगा साइंटिफिक थिंकिंग और टेम्परामेंट को। बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। मेंस के लिए देखो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रमोट करता है कल्चर को, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है जब आप किसी का कंपनी में एज एन ओनर काम करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, सारा चीज़ें आपके अंडर लोग काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं कंपनी में एक तरह से लीडर का काम करते हैं। आपका ही काम हो, आपसे ही संबंधित हो, आपका ही उसमें शेयर हो, मेजॉरिटी स्टेक। इट इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, ये दूसरा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द अटल इनोवेशन मिशन हैज 2 कोर फंक्शंस, के 2 फंक्शंस है, क्या क्या? एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन करना, दूसरा थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, मतलब किसी में अगर टैलेंट है तो उसको यूटिलाइज किया जा सके, वो खराब ना हो जाए टैलेंट, ठीक है। वेर इन इनोवेटर्स वुड बी सपोर्टेड, जो इनोवेटर्स होते हैं, मतलब जो कई नई चीजें इनोवेट करते हैं, उनको भी सपोर्ट मिले। और उसके बाद मेंटोर्ड टू बी बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जो मेंटोर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर बन पाए। इनोवेशन प्रमोशन, देखो एक तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन हो गया, एक इनोवेशन प्रमोशन हो गया, ये इसके कोर 2 फंक्शन होते हैं एआईएम के, अटल इनोवेशन मिशन के, याद रखना, ठीक है। एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, उनको फोस्टर करना, पहुंचाना, मुहैया कराना, इनोवेशन करना, डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, कोलैब करना अपॉर्चुनिटीज के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, और उसके बाद क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। अम्ब्रेला स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब आप प्रोटेक्ट करके चल पाओ ज्यादा समुदाय को, ठीक है। एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर अटल इनोवेशन मिशन कौन कौन सी हैं? एक अटल टिंकरिंग लैब है, ये आप याद रखो, ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनोवेटिव माइंडसेट पैदा करना है बच्चों के मन में, स्कूल्स में जो पढ़ते हैं। दूसरा अटल इंक्यूबेटर्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री, मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी आए, वो अपने बिजनेस को चला पाए, अपना बिजनेस शुरू कर पाए, इस तरह की क्वालिटी आए। तो उसके बाद तीसरा अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस एंड अटल ग्रैंड चैलेंजेस टू प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इनोवेशन, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के इनोवेशन करने का भी इसी में बात को इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंटर्स ऑफ चेंज क्या है? टू मेंटर स्टूडेंट्स एट अटल टिंकरिंग लैब एंड एआईसी इंक्यूबेटर्स, ये अभी ये स्टार्टअप वाला पॉइंट जो बताया था, सेकंड वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट उससे रिलेटेड है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप पूरा नोट बना लो और इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना आप, जैसे मैंने बताया अभी, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको पूरा रट जाएगा। और देखो
होता क्या है, जैसे इसके आप नोट्स बनाओगे ना, तो जो आंसर राइटिंग होती है वो होती क्या है, यही तो होती है। अगर आपको ये पॉइंट्स आपने रटे या आपने इसको बार बार पढ़ा, तो इसके पॉइंट्स आपको याद रह जाने, और एग्जाम में आप इन पॉइंट्स को लिखोगे अगर थोड़ा बहुत भी ना, तो आपको आगे का लाइन तो याद आ ही जाएगी। भाई देखो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको अंदर इतनी क्वालिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद आती है बात कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर क्या होता है, टू सपोर्ट कम्युनिटी इनोवेशन, पूरे कम्युनिटी के साथ इनोवेशन को सपोर्ट करना और ड्राइव चलाना पूरे देश में। ये एक और पॉइंट यहाँ पर आता है। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, ये अराइज है, तो आपको अभी पढ़ा था ऊपर आपने अराइज वाला पॉइंट, ये भी एक उन्होंने स्कीम के तहत चलाते हैं। टू प्रोमोट रिसर्च, रिसर्च मतलब शोध करें, इनोवेशन लाएं, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं, इंडियन स्टार्टअप्स में जो नई कंपनी शुरू करते हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा मिले, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उसमें माइक्रो एमएसएमई, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रीलिम्स वाली जो न्यूज़ थी लास्ट वाली। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि टू मेक ई लर्निंग मोर कंस्ट्रक्टिव, ये एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया जो डिजिटल उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, उसके तहत ये काम ये कर रहे हैं कि जो कंटेंट है वो टेलीकास्ट हो 1 से 12 क्लास का, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का, एनसीईआरटी टीवी चैनल्स पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये न्यूज़ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रखी है। तो आपको ये देख के ही पता चल रहा होगा कि आप देखो, यूनियन मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ये बताया, ये रिपोर्ट दी कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी के जो श्रीमती अनीता करवाल हैं, उन्होंने भी इसको अटेंड किया था इवेंट को। इस इवेंट में ये बताया गया था, ही इज़ हैप्पी टू अनाउंस साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन एनसीईआरटी एंड रोटरी क्लब। ध्यान से सुनना, ही होप दैट दी अमिड ये कोविड-19 के चलते, अमिड्स कोविड-19 द कोलैबोरेशन ऑफ द रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ एनसीईआरटी, ये उसके गाइडलाइन को सपोर्ट करेगा और इंश्योर करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि The e-learning reaches children across the country with NCERT approved content। आपको पता है, हम लोग 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख बार शायद आपने सुना भी होगा, हर बार यही बोलता है आदमी कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, कमीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रोविंशियल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो भाई उस सब में एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल होता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुल मिला के ये कुल इतनी न्यूज़ जो साप्ताहिक पीआईबी के डिस्कशन में आपको दी मैंने यहाँ पर, आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और ये आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, ये आपको अगर आगे मिले तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।